नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान संजीव कुमार जी हैं। आप मार्केट कमेटी जींद के सेक्रेटरी कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आप सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिस प्रकार से खरीद का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और कुछ फसलें आनी शुरू हो चुकी हैं मंडी में, तो किस प्रकार से मार्केट कमेटी जींद की तैयारियां हैं? क्या क्या फसलें आपके पास खरीद के लिए आने लग गई हैं, बताते चलें सर। देखिए, जैसे ही सीज़न से पहले ही हम तो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं और जैसा कि आपने देखा होगा कि हम किसान भाइयों के लिए बिजली, पानी की व्यवस्था हम करवा चुके हैं, साफ़ सफाई हम करवा रहे हैं, डेली स्तर पर वो जारी भी है। इसके अतिरिक्त हमने किसान भाइयों के लिए गेट नंबर 2 पर एक कैंटीन का भी प्रारंभ किया हुआ है, जो 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में एक शुद्ध भोजन उनको उपलब्ध करवा रही है, ताकि किसान भाई, किसी को यहाँ पर किसी वजह से रुकना भी पड़ता है तो उसके खाने का भी प्रबंध है और उसके लिए हमने रुकने की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर नियर धर्मशाला में की हुई है। और जहाँ तक आप फसलों की बात कर रहे हैं, तो फ़िलहाल मेरे पास गेहूं की तो अभी अराइवल नहीं हो पाई है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश के कारण या अन्य कारणों से अभी लेट है गेहूं। सरसों की फसल जो है मेरी मंडी में आई हुई है और लगभग 10,000 क्विंटल की जो मैं खरीद सरसों की हो चुकी है, जिसमें से सरकारी खरीद लगभग 6,500 क्विंटल और प्राइवेट खरीद जो है 3,500 क्विंटल के आसपास हो चुकी है। इसके अतिरिक्त थोड़ी बहुत कपास है, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है, वो भी दिन के दिन बिक जाती है, और थोड़ी बहुत जीरी है जिसकी बिक्री भी तुरंत हो जाती है। आपने सरसों की बात की, आपने जीरी की बात की। किसान भाइयों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किसान भाई किसी प्रकार की उनको समस्या फेस ना करनी पड़े? किस प्रकार से वो फसल बेचने के लिए मार्केट कमेटी अनाज मंडियों में लेकर आए? क्या वो पैमाना है सरकार द्वारा निर्धारित, जिस पैमाने के आधार पर वो आएँ, तुरंत उनकी फसल की बिक्री हो जाए और उनको किसी भी प्रकार के हरासमेंट से बचना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आपको भी मालूम है कि मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अब फ़िलहाल जो है किसान भाइयों की जो भी फसल है, जो मेन फसल है, वो है गेहूं और सरसों जी। और उनकी सरकारी खरीद होनी है अब। तो सरकारी खरीद में जो पैमाने हैं वो सीधे और स्पष्ट हैं। जी। जैसे मैं आपको सरसों की बात करूं तो सरसों के जो नमी का पैमाना है वो 8% है। जी। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो भी किसान भाई सरकारी खरीद हेतु अपनी फसल लेके आना चाहते हैं, उनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण होना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार ने ये नियम निर्धारित किए हुए हैं कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड होने के बाद बस मेरा अनुरोध यही रहता है किसान भाइयों से कि वो अपनी फसल को कटते ही तुरंत मंडी में ना लेके आए, वो उसे साफ कर ले, वो उसको सुखा ले, ताकि तय पैरामीटर्स में वो फसल मंडी में लेके आए तो हम तुरंत ही उनकी फसल को बिकवाएं और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मेरा अनुरोध यही है कि फसल को साफ करके लाएं और फसल को सुखा कर लाएं। जैसे नमी की आपने बात की, कई बार किसान उस पैमाना उनके पास होता नहीं, क्योंकि इतने एजुकेटेड किसान नहीं होते कि वो उस नमी के पैमाने को माप सकें। क्या मोटा मोटा कोई ऐसा कोई फार्मूला नज़र आता है कि कैसे वो अंदाज़ा लगा सकें कि अब ये फसल बिकने के लिए तैयार है और इसमें नमी जो एक स्टैंडर्ड मापदंड है उसके अनुसार ही है? और मतलब किसान भाई जो बेचने के लिए आ रहे हैं, जो मतलब कुछ नमी वाले सरसों लेके आ रहे हैं, फसलें लेके आ रहे हैं, वो खुद परेशान होते हैं, इतना स्पेस भी नहीं होता, क्योंकि अभी तो कुछ एक फसल है। अगर इस प्रकार से अनेकों फसलें नमी वाली आएंगी तो ये मार्केट कमेटी जींद का जो एरिया है वो छोटा नहीं पड़ जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जो नमी का इशू होता है, जब फसल कटाई के प्रारंभ में होती है, ये तभी विषय आता है जी। थोड़ी सी कटाई के जैसे जैसे समय बीतता है, तो जैसा आपको भी पता है मौसम में बदलाव आ रहे हैं, एकदम से बदलाव है, तो धूप भी खिली हुई है, मौसम का तापमान भी बढ़ रहा है, तो ये 2-4 दिन का स्टार्टिंग का इश्यू होता है। उसके बाद धीरे धीरे नमी अपने आप स्टैंडर्डाइज हो जाती है। जी। दूसरी बात, आपने कहा कि उसके पास एक क्या पैमाना हो। पैमाना, वैसे तो ये जो प्रक्रिया है ये पिछले 3-4 सालों से चल रही है, तो किसान इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं और उनके पास अपने देसी तरीके भी ऐसे होते हैं कि वो तो चबा कर भी दाने को ये बता सकते हैं कि भाई इसमें
इस फसल में कितनी नमी है। क्या बात है। ये किसानों का अनुभव है, बहुत टाइम से वो इस चीज़ को लेके आए हुए हैं जी। तो बहुत सालों से ये प्रक्रिया है, तो किसानों को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसके अलावा भी अगर कुछ किसान भाई ऐसे आ जाते हैं जिनकी नमी की है, तो फिर भी हमने उनके लिए स्पेस दिया हुआ है, हम उनको सुखाने की सुविधा भी देते हैं कि भैया आप अपना प्लेटफॉर्म पे इसको सुखा लें। जी। हम उनकी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर कोई किसान हमारे पास आता है तो उसकी फसल की सफाई के लिए हम किसी आड़ती भाई से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी मशीन को भी हम हायर करके उसको दे देते हैं, ताकि अगर कोई गंदगी वगैरह है, कोई फसल में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वगैरह भी हैं, तो वो भी उसको साफ़ कर दे, ताकि किसान भाई को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। संजीव जी, जिस प्रकार से हम आपकी टेबल पर देख रहे हैं, आपने जो नियमावली है, जो फसल खरीद के लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड हैं, उनकी बुक पुस्तिका आपके पास ऑन टेबल हैं। आप उन पैमानों पर पैनी नज़र रखते हुए मार्केट कमेटी पर भी आपकी पैनी नज़र रहती है, कहीं किसी प्रकार से कोई देरी ना हो फसल खरीद में। तो किस प्रकार से आप किसान भाइयों के लिए, और कहते हैं जो एक पुख्ता व्यवस्था है कि वो फसल तुरंत आएँ, तुरंत बेचकर चले जाएं, खुशी खुशी आएँ और खुशी खुशी वापस चले जाएं, तो किस प्रकार से आप इस प्रकार की व्यवस्थाएं और दुरुस्त करने के लिए मूड में हैं? देखिए, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि कोई भी मेरे पास पब्लिक डीलिंग के लिए, चाहे कोई किसान भाई आ रहा है, कोई आड़ती आ रहा है, या कोई भी अन्य आम जनता से कोई भी समस्या मेरे से रिलेटेड है, जो मेरे कार्यालय से रिलेटेड है, तो मेरा सिर्फ यही एक प्राथमिकता रहती है कि वो यहाँ से संतुष्ट होके जाए। कई बार ऐसे विषय होते हैं, किसी काम में थोड़ा समय लगता है नियमानुसार, किसी काम में को तुरंत करने वाला होता है, तो मेरी प्राथमिकता हमेशा ये रहती है कि उसको संतुष्ट करके भेजा जाए, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि मेरे को एक टका सा जवाब अधिकारी द्वारा दिया गया है। तो मेरी प्राथमिकता हमेशा ये रहती है कि किसान हो, कोई भी आम जनता हो, वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए, और मैं बहुत हद तक इस मामले में सफल भी रहता हूँ। कई भाई ऐसे होते हैं जिनको नियम की आवश्यकता पड़ती हैं, ये उसी चीज़ के लिए रखी गई हैं ये बुकें। मैं उनको ये चीज़ें उनको दिखा के भी तसल्ली करता हूँ, उनको मैं कई बार इसकी कॉपी भी दे देता हूँ कि आप खुद भी इसको पढ़ो, खुद भी इसकी तसल्ली करो। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ यही है कि मैं उसको किसी भी तरीके से आम जनता को, किसान भाई को संतुष्ट करके भेजूँ। भले ही काम में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत देरी हो जाती है, वो भी नियम के अनुसार होती है। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि मैं किसी भी व्यक्ति को चक्कर कटवाऊँ या वो बार बार मेरे दफ्तर। मेरी सिर्फ हमेशा प्राथमिकता ये रही है कि मेरे पास कोई बंदा एक बार आए तो उसको किसी उस काम को दोबारा ना कहना पड़े और वो काम उसका निमट जाए। संजीव जी, हम मार्केट कमेटी जींद की व्यवस्थाओं को समझना चाहते हैं। जो एक फ्लो चार्ट होता है किस प्रकार से, जैसे आपने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बताते चलें, ताकि उससे किसान भाई भी जागरूक हो पाएँ और उनको जो समस्याएं वो कई बार अज्ञानता के वश वो फेस करते हैं, वो उन समस्याओं को फेस ना कर पाएँ। जी देखिए, सबसे पहले तो जिस भी फसल का सीज़न शुरू होता है, जैसे अब गेहूँ की कटाई शुरू हो जाएगी, गेहूं की कटाई के बाद किसान खरीफ की सीज़न की बुआई में लग जाता है। तो उस समय, एक समय के पश्चात जब बुआई शुरू होती है, तो एक पोर्टल शुरू हो जाता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। आजकल सरकार द्वारा जो है ये पैमाने मापदंड निर्धारित किए गए हैं, क्षति के लिए, किसी प्रकार के नुकसान के लिए, या अपने पंजीकरण सरकारी खरीद हेतु वो उस फसल का अपना रकबा उस पर रजिस्टर्ड करवाए। वो CSC के माध्यम से होता है, वो जो है वो खुद भी स्वयं भी कर सकता है, और वो सरल केंद्रों के माध्यम से भी कर सकता है। उसको रजिस्टर्ड करने के बाद किसान सिर्फ इस चीज़ की तसल्ली कर ले कि भाई वो रजिस्टर्ड प्रॉपर तरीके से हो गया है, नहीं हो गया। उसके लिए हमारे दफ्तर भी हैं, उसके लिए वो सरल केंद्र पर भी पता कर सकता है। तो वहाँ पर पता करने के बाद जब किसान की फसल के कटने का समय आता है, तो हमारे पास आएगा। गेट पर आप देखेंगे तो गेट पर जो है बाकायदा कैबिन बने हुए हैं, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी को रोककर वेइंग करवा सकता है, उसकी तोलाई करवा सकता है। उसके बाद वहाँ पर वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हैं और जो अपने पंजीकरण का जो एक रिसिप्ट होती है उसके पास, उसको दिखा के वो उसका गेट पास लेता है। गेट पास लेने के बाद वो अपनी फसल को मंडी में ले जाता है। वहाँ पर उसकी मंडी के पैमाने चेक होते हैं, नमी चेक होती है। अगर वो तय पैरामीटर में होती है तो हम उसकी फसल की खरीद तुरंत करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और हमारा ये मकसद हमेशा ही रहता है, आपके माध्यम से भी यही अपील मैं बार बार करता हूं कि सिर्फ सुखा के लाएं और साफ़ करके लाएं, उसके बाद की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़। सर, आपने किसान भाइयों के लिए बड़ी अपील आपने की है चैनल के माध्यम से। आपकी मार्केट कमेटी जींद से जो जुड़ा हुआ एक विषय होता है आड़ती,
क्या आड़ती वाले विषय पर भी श्री संजीव कुमार जी की पैनी नज़र रहती है? किस प्रकार से व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, उनके साथ आपका सही से कोऑर्डिनेशन हो, सही से फसलें खरीद के बाद सही समय पे उठान हो, क्योंकि उठान का एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर ये फ्लो रुक जाए तो व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताते चलें। जी बिल्कुल। जैसे ही सीज़न का प्रारंभिक समय होता है, हम उसी दिन से आड़ती भाइयों की एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते हैं। उन मीटिंग्स में हमारे एजेंडे में प्राथमिकताएं यही रहती हैं कि किस प्रकार से सुविधाएं इस प्रकार से बनाई जाएं कि उठान बिक्री समय अनुसार होती रहे। तो समय समय पर हम व्यवस्था अनुसार उसमें बदलाव भी करते हैं। और जैसे आपने कहा कि उठान एक बहुत बड़ा विषय, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि उठान एक बहुत बड़े चैलेंज रहता है हमारे लिए, क्योंकि गेहूं की फसल एकदम गलट के रूप में आती है, तुरंत कटते ही मंडी में आती है और बहुत ही छोटा सीज़न होता है ये। तो हमारे लिए ये जो 10-15 दिन का समय होता है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए एसोसिएशन के साथ पहले बैठक करके हम लोग एक ऐसी रणनीति बनाते हैं कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। उसमें क्या होता है कि आड़ती भाइयों से संपर्क करने के बाद हमारा ये होता है कि हम प्रति दुकान आड़तियों को एक टारगेट दे देते हैं कि आप एक दिन में इतने ही कट्टे की उठान करवाएंगे, इससे ज़्यादा का उठान करवाएंगे तो हमारा एक एजेंडा है ये कि हम उस पर या तो जुर्माना करते हैं, उसको जो है हम नोटिस देते हैं, और आखिरी से आखिरी जो कड़ी से कड़ी सजा हम उसको लाइसेंस भी निलंबित कर देते हैं। तो पिछले सीजन से बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है, और उसमें क्या है कि आप सीज़न के बीच में भी आके इसको देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ये अव्यवस्था नहीं पाएंगे कि ट्रकों के लिए मारामारी चल रही है। हम बारदाने को भी इस प्रकार से बंटवाते हैं कि जिसका जितना बिक्री के लिए हिसाब से जो माल होता है उतना ही बारदाना उसको मिले, इससे ज़्यादा बारदाना भी उसको ना मिले। तो ये व्यवस्था आप देखेंगे, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एश्योर करता हूँ सबसे पहले जींद ज़िले में उठान जींद की अनाज मंडी का होगा। आपके आत्मविश्वास को देख के बहुत खुशी भी होती है, और किसान भाइयों को भी संतुष्टि मिलती है कि वो जब भी मंडी में आएंगे तो उनका किसी प्रकार की समस्या से उनको दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप भी बतौर अधिकारी आपको भी कुछ ना कुछ पब्लिक डीलिंग की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, हम जानना चाहते हैं क्या मार्केट कमेटी जींद के पास जितना एक रिक्वायर्ड स्टाफ चाहिए क्या उतना स्टाफ है, और यदि नहीं है तो क्या उसके लिए आपने उच्च अधिकारियों को उनको सूचित कर रखा है, पत्र व्यवहार कर रखा है? सर जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त मुद्दा उठाया है। कई बार हमारे पास स्टाफ का अभाव रहता है, क्योंकि सीज़न में आप लोग समझते हैं कि सीज़न के दौरान हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत भी पड़ती है, और उसके लिए जो है हमने बिल्कुल समय से पहले स्थानीय प्रशासक के भी संपर्क में है। उपायुक्त महोदय से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जब तक हमारे पास स्टाफ बोर्ड से डेप्यूट होकर नहीं आता है तब तक हमारे पास जो है आप हमारे को अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध करवाएं, और मेरा निरंतर उनसे संपर्क है। और बिल्कुल कई बार थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं स्टाफ की वजह से, लेकिन हमें क्योंकि किसान भाइयों के लिए ही हमने काम करना है तो हम अपने काम के घंटे बढ़ा रहे हैं। हम इन दिनों में हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है, ना हम इतवार देखते हैं ना कोई गवर्नमेंट छुट्टी देखते हैं, हम किसानों के लिए समर्पित हैं। तो जितना भी स्टाफ हमारे पास होता है, हालांकि ये उपलब्ध करवाने के लिए हमने लिखा हुआ है, जितना भी स्टाफ होगा हम उससे भी काम चलाएंगे। और अब मुझे पूरी उम्मीद है स्थानीय प्रशासन जो है हमारे को सहयोग कर रहा है इस विषय में, और अतिरिक्त स्टाफ हमें मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे गेहूं आने में भी समय है, तो तब तक जो है हम स्टाफ का प्रबंध करके और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। संजीव जी, चुनावी मौसम है, पूरे भारतवर्ष में आचार संहिता लगी हुई है, आप लोगों को भी मार्केट को भी मंडियों को भी संभालना होता है बतौर अधिकारी, और फिर कहीं ना कहीं चुनावी ड्यूटियों के साथ भी तालमेल बैठाना पड़ता है। तो किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित रख पाते हैं बतौर अधिकारी कि मंडियों का भी सुचारू रूप से संचालन किया जा सके निर्बाध तरीके से, और किसी प्रकार से जो एक लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, उनकी ड्यूटियों को भी बहुत अच्छे से निपुणता के साथ उनका निर्वहन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा आप जैसे पाते हैं कि हम तो सरकार के नौकर हैं, सरकारी काम जो भी आदेश हमें सरकार की तरफ से स्थानीय प्रशासन की तरफ से मिलता है हमें उसकी पालना अनिवार्य भी है, और हम उसको पूरी शिद्दत से करते भी हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने बताया कि हमारा सीज़न भी चलेगा, अब सैलाब भी हुआ है और आगे और भी ज़्यादा हमें टाइम जो है डेवोट करना पड़ेगा।
तो हमने इसके लिए स्थानीय प्रशासन उपायुक्त महोदय से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें जब तक हमारा सीज़न चलता है तब तक हमें थोड़ा ड्यूटी से राहत दी जाए, और उसके बाद जो है हम ड्यूटी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मेरे को उपायुक्त महोदय की तरफ से एश्योरेंस भी मिला है और सकारात्मक रूप से जवाब भी आया है। उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि आपको खरीद केंद्र के जितना भी पीरियड है उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी जाएगी। और हमें उपायुक्त महोदय का और हमारे अतिरिक्त उपायुक्त महोदय हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, इनका पूरा सहयोग है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमें हमारी व्यवस्था को भी समझेंगे, हमारी ज़रूरतों को भी समझेंगे और हमें स्टाफ भी और हमें ड्यूटी में भी जो है इस तरीके की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। संजीव जी, जैसे चर्चा हमने मंडी की सारी व्यवस्थाओं को समझा, अगर ओवरऑल हम आंकड़ा देखें कि सीजन में जो वर्तमान का जो फसल का सीज़न है इसमें टोटल कितने मीट्रिक टन अनाज की खरीद होती है, क्या उस आंकड़े को भी आप साझा कर पाएंगे सर? जी बिल्कुल। जो मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो मेरे पास जींद में जो है जींद अनाज मंडी के साथ साथ 2 खरीद केंद्र और हैं, जिनका नाम राजपुरा बहन और अपना मनोहरपुर है। तो टोटल मैं अगर अराइवल की बात करूं तो पिछले वर्ष मेरे पास 8 लाख क्विंटल जो है गेहूं की आवक यहाँ पर आवक हुई थी जी। तो अब की बार मैं ये मान रहा हूँ कि क्योंकि गेहूं की फसल जितनी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो मेरे पास डाटा है, गेहूं की फसल बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से पकी है और मेरी उम्मीद भी पूरी है कि उत्पादन भी बहुत अच्छा निकले। तो मैं ये मान रहा हूँ कि 8 लाख क्विंटल को हम अब की बार क्रॉस भी करेंगे। और जहाँ तक मैं सरसों की बात करूँ, सरसों मेरे पास लास्ट ईयर 55,000 क्विंटल के आसपास आई थी। हालांकि अब की बार बारिश ने थोड़ा असर दिखाया है, रकबा भी थोड़ा कम है, पैदावार भी कम हुई है। उसके बावजूद भी हमारा ये प्रयास जारी है कि हम अपने पिछले टारगेट को पार कर जाएं और इस बारे में हम बिल्कुल लगे हुए हैं, हमारी तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं। संजीव जी, बतौर अधिकारी क्या आप बहुत बड़े चैलेंजेस आप महसूस करते हैं? और क्योंकि आप अपनी सेवाओं के उत्कृष्ट अधिकारी हैं, तो आपने अपने लिए स्वयं के लिए क्या एक टारगेट निश्चित किया है कि मैं पिछली बार से इतना कुछ नया और बेहतर करता चलूँगा बतौर अधिकारी? देखिए, ये चैलेंज तो टाइम टू टाइम समय समय पर हमेशा रहते ही हैं और हमारा काम ही इन चुनौतियों से निपटना है। और डिपेंड ये करता है कि हम उन चुनौतियों को किस रूप में लेते हैं। तो जो भी टास्क, जो भी समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार या प्रशासन की तरफ से हमें दिया जाता है, हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि हम उस पर सकारात्मक तरीके से निपटें और सकारात्मक तरीके से ही उस चीज़ को पार करें। तो जो भी, क्योंकि ये चीज़ें भी निर्धारित नहीं होती कि कोई चुनौतियां जो हैं वो पहले से ही निर्धारित हैं। चुनौतियां परिस्थितिजन्य होती हैं, ये आपको भी पता है, कई बार किसी भी प्रकार की स्थिति होती है। तो शांत रहकर अगले बंदे को संतुष्ट करके हमारी कोशिश ये रहती है कि उस परिस्थिति को कूल तरीके से, सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से उसको निपटा लिया जाए। तो और हम इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं कि समय के साथ 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 जो है वो सब अच्छा हो जाता है। संजीव जी, क्योंकि आपकी जो प्रशासनिक सेवा है, जो जिस प्रकार से बतौर सेक्रेटरी कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केट कमेटी जींद हैं आप, तो निश्चित तौर पर यहाँ वीवीआईपीज़ मूवमेंट्स भी निश्चित तौर पर फसल खरीद के दौरान होती रहती है। तो उस प्रकार की व्यवस्थाओं से आपको, क्योंकि वो भी आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि कहीं कोई कृषि विभाग के मंत्री जी पहुँचते हैं, कहीं कभी किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का दौरा होता है, तो उस प्रकार की तैयारियों के लिए भी आप हमेशा सदैव तैयार रहते हैं? जी बिल्कुल। सीज़न के दौरान तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। स्थिति, क्योंकि ये कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि खरीद के समय पर जो है हमारे मंत्री महोदय, हमारे अधिकारी, हमारे सीनियर अधिकारी जो है, इनका दौरा रहता ही है। और हमें ये, क्योंकि बहुत सालों से हम इस कार्य को कर रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल पता होता है कि इस सीज़न के दौरान किसान भाइयों की व्यवस्था जांचने हेतु हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण, हमारे राजनीति की तरफ से जो है लोग बाग आते रहते हैं। तो हम उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी तैयारियां बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम तो हमेशा से ही स्वागत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय हों, कोई मंत्री महोदय हों, हमारे सीनियर अधिकारी हो, वो कभी भी आएँ, उनका स्वागत है। वो कभी भी यहाँ पर खरीद की व्यवस्थाओं को देखें, हम हमेशा उनको आगे खड़े मिलते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उनको भी
अपनी व्यवस्थाओं से संतुष्ट करके भेजें। सर, जिस प्रकार से आपने चर्चा के दौरान सारी व्यवस्थाएं अनाज मंडी की दुरुस्त होना बताया, अभी 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अनाज मंडी में एक जनसभा भी होनी है। उस प्रकार की व्यवस्थाओं का जनसभा होने से क्या किसी प्रकार की जो खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या का फेस करना पड़ता है या उसका भी समाधान निकाल लिया जाता है बतौर अधिकारी? जी बिल्कुल, जब कोई चीज़ें इस प्रकार से आती हैं तो हम इनको भी एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और समस्या को समाधान करने के लिए ही हम बैठे हैं। क्योंकि अब जैसे परसों माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं तो हम लोगों ने पहले से ही इस व्यवस्था को सोच के रखा हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली यहाँ पर होती है तो हमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनानी है, क्योंकि गेहूं है, जो गेहूं अभी उसमें आने में समय लगेगा। हमारे पास सरसों की खरीद है, सरसों की खरीद के लिए जो है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अगर रैली होती है तो वो शेड नंबर 1 के पास संभावित है, तो हमने जो है उसको पहले ही अपनी खरीद को शेड नंबर 2 की तरफ शिफ्ट किया हुआ है ताकि किसान भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। हम इस मामले में आढ़ती भाइयों की भी जो है एसोसिएशन की मीटिंग ले चुके हैं, तो हमें उसका सहयोग है और सहयोग से मिलजुल कर जो है इन व्यवस्थाओं से निपट लिया जाता है। लेकिन किसान भाइयों को दिक्कत ना हो, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहती है, तो किसान भाइयों को हम किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। संजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को और किसान भाइयों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब किसी विभाग में इस प्रकार के जो दिन रात मेहनत करने वाले उत्कृष्ट अधिकारी जो जनता के सहयोग के लिए सदैव 24/7 आपके साथ मौजूद रहते हैं, तो निश्चित तौर पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। कहीं कोई पेच फंसता है तो उन परिस्थितियों से भी प्रशासन, शासन और सरकार के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। निश्चित तौर पर माननीय सेक्रेटरी कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से संजीव कुमार जी, मार्केट कमेटी जींद द्वारा जो सुझाव किसान भाइयों को दिए गए हैं वो किसान भाई उनका दृढ़ता से पालन करें, और जो आड़ती जो इस फील्ड के जो एक पार्ट है, हिस्सा है, वो भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और सरकार की सभी हिदायतों का पालन करें। तो निश्चित तौर पर जो एक मिशन, जो एक खरीद का जो एक सीज़न चला हुआ है, ये एक सुखद सीज़न के रूप में और सभी परिवारों में, सभी किसान भाइयों में, आढ़ती परिवारजनों में खुशियों का संचार करेंगे। देखते रहिए आप रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।